नमस्कार छात्रों, कैसे हैं आप सब। हमें उम्मीद है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बिल्कुल मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज हम वर्ग 10 के संस्कृत के चतुर्थ अध्याय संस्कृत साहित्य लेखिका के ऊपर चर्चा करेंगे, जिसमें हम इस अध्याय के संपूर्ण अर्थ को कवर करेंगे और उसके अर्थ के साथ साथ ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सभी का सॉल्यूशन भी करेंगे, जिससे इस चैप्टर से एक भी प्रश्न एग्जाम में छूट ना पाए। तो चलते हैं, बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस चैप्टर का परिचय को हम देखेंगे। सबसे पहले परिचय को देखेंगे तो परिचय में यह बताया गया है कि संस्कृत की सेवा जिस प्रकार पुरुषों ने की है, उसी प्रकार महिलाओं ने भी वैदिक युग से आज तक इसमें भाग लिया है। कहने का मतलब है, संस्कृत की सेवा में जिस प्रकार पुरुष ने या योगदान प्राचीन काल से देते हुए आ रहे हैं, उसी प्रकार महिलाओं ने भी इस वैदिक युग प्राचीन काल से आज तक, यानी वैदिक युग से आज तक इसमें भाग लिया है। और आगे बताया गया इस पाठ की उपेक्षा हुई है। प्रस्तुत पाठ में संक्षिप्त रूप में संस्कृत की प्रमुख लेखिकाओं का उल्लेख किया गया है, उनमें योगदान संस्कृत साहित्य में अमर है। यानी कहने का मतलब है, इस पाठ में है ना, संक्षिप्त रूप से लेखिकाओं का उल्लेख है, जिसमें उनके योगदान के साहित्य को अमर रखा है, यानी उनको युगों युगों तक अमर रखा है कि उनका भी चर्चा है ना आने वाले समय तक किया जाएगा। और अभी भी बहुत सारे ऐसे रचना होते हैं जिनमें लेखिकाओं का योगदान होता है, प्राचीन काल से भी हो रही है और आज भी हो रही है। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारा अध्याय शुरू होता है। इस अध्याय में लिखा गया है, समाजस्य यानम पुरुषे नारीभिश्च चलती, यानी समाज की जो गाड़ी होती है पुरुष और स्त्री दोनों की सहायता से चलती है। यानी कोई भी गाड़ी हो, उसको चलाना हो ना, तो हमें दो चीज़ों की सहायता लेनी पड़ती है, दो पहियों की सहायता लेनी पड़ती है। उसी प्रकार समाज की गाड़ी को चलाने के लिए पुरुष और स्त्री दोनों की सहायता लेनी पड़ती है। और आगे लिखा है, साहित्येपि उभयो समान महत्वम, यानी साहित्य में दोनों का समान महत्व है। यानी दोनों मतलब पुरुष और स्त्री का दोनों का समान महत्व है, किसमें? साहित्य में। यानी आगे लिखा है, आधुना सर्वभाषासु साहित्य रचना स्त्रियोपि तत्परा सन्ति याश्च लाभन्ते। यानी कहने वाला आधुना मतलब आजकल, सर्वभाषासु यानी सभी भाषाओं की साहित्य रचना में, यानी आजकल सभी भाषाओं की साहित्य रचना में स्त्रियां जो होती है वो हमेशा तत्पर रहती है और यश भी उनकी पा रही है। यानी वो हर एक क्षेत्र में कार्य कर रही है और उसका यश पा रहा है, उसका रिजल्ट जो होते हैं ना, परिणाम, वो भी उनको मिलते जा रहे हैं। हम अब आगे बढ़ेंगे। आगे लिखा गया है, संस्कृत साहित्य प्राचीन काल देवा साहित्य समृद्धो योगदानम न्यूनाधिकम प्राप्ते। यानी कहने का मतलब है, संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल देवा यहाँ पे लिखा गया है, इसको आप अर्थ साथ में देख के आप अध्ययन करिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। इसमें यह बताया गया है, संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से ही साहित्य को समृद्ध करने में दोनों का योगदान कम या अधिक रूप में प्राप्त होता रहा है। यानी कहने का मतलब संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से ये ना पुरुष और स्त्रियों का जो कम और अधिक योगदान जो है ना, दोनों रूप में प्राप्त होता रहा है। और बोला गया है, आगे हम देखेंगे और क्या लिखा गया है, पाठे अस्मिन, क्या लिखा है, पाठे अस्मिन्ति प्रसिद्धानां लेखिकानामेव चर्चा वर्तते येन साहित्य निधि पुरेन तसाम योगदानम ज्ञाते। इसका अर्थ ये होता है कि इस पाठ में अति प्रसिद्ध लेखिकाओं की चर्चा की गई है। यानी कहने वाला संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में बहुत जो प्रसिद्ध लेखिकाएं हैं उनकी चर्चा की गई है। बोला गया है, जिसमें साहित्य रूपी खजाना को भरने में उन स्त्रियों का योगदान के बारे में जानकारी दी है। यानी साहित्य की रचना करने में, है ना, साहित्य की
खजानों को भरने में प्रसिद्ध लेखिकाओं के योगदान का वर्णन इस चैप्टर में किया गया है। अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे लिखा गया है, विपुलम संस्कृत साहित्यम विभिन्नो कविभिः शास्त्राकारस्य च संवर्धिता। यानी कहने का मतलब है, इसमें यह बताया गया है कि विशाल संस्कृत साहित्य में अनेक कवियों तथा शास्त्रकारों द्वारा अत्यधिक समृद्धि किया गया है। यानी विशाल संस्कृत साहित्य संस्कृत का जो साहित्य है वो विशाल है। विपुलम का अर्थ क्या होता है? विशाल। उसको समृद्ध करने में, उनको समृद्धि यानी अच्छा बनाने में, उसको उन्नति देने में अनेक कवियों और शास्त्रकारों का अधिक योगदान रहा है। और बोला गया है आगे, वैदिक काल दारभ्यम शास्त्राणाम काव्यानाश रचनते संरक्षणे यथा पुरुष दैत्य दक्षिता आभवन तथैव स्त्रापि दत्तवधान प्राप्ति है। यानी कहने का मतलब है कि वैदिक काल के, है ना, यहाँ पे बताया है वैदिक काल के आरंभ से ही शास्त्रों तथा काव्यों की रचना और संरक्षण में पुरुषों के समान स्त्रियों का भी सावधान थी। यानी समाधान था, यहाँ पे समाधान होना चाहिए। बोला कि वैदिक काल के आरंभ से ही शास्त्र और काव्यों की रचना में, संरक्षण वैदिक काल यानी प्राचीन काल से ना, काव्यों की रचना में और उनके संरक्षण यानी सुरक्षा में ना, पुरुषों के साथ साथ स्त्रियों का भी समान, यहाँ पे क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यहाँ पे समान महत्व होना चाहिए था। तो यहाँ संरक्षण के पुरुषों के समान, यानी पुरुष और स्त्रियों का समान महत्व रहा है। क्या है? प्राचीन काल से अब तक शास्त्र के निर्माण में, रचना में पुरुष और स्त्रियों का समान महत्व रहा है। और आगे बताया गया है, आगे हम देखेंगे, लिखा है वैदिक युगे मंत्राणाम दर्शका न केवल ऋषिया प्रत्युत ऋषिका अपि संति। यानी बोला गया वैदिक युग के मंत्रों की रचना में, है ना, यहाँ पे लिखा है वैदिक युग में ऋषि एवं ऋषिकाएं पत्नी दोनों ही मंत्रों की रचना करते थे। यानी कहने का मतलब प्राचीन काल में, है ना, जो मंत्रों की रचना करती थी वो ऋषि और ऋषिकाएं, पुरुष और महिला दोनों मिलकर उस मंत्र की रचना करती थी। और आगे बताया गया है ऋग्वेद चतुर्विंशतिर्वेद च पंच ऋषिका मंत्र दर्शनवत्यो निर्देश्यन्ते यथा यामी अपाला उर्वशी इंद्राणी वागाम्भृणी इत्यादि। कहने का मतलब है यहाँ ऋग्वेद में, फिर से बता रहे हैं, यहाँ पे बताया ऋग्वेदे चतुर्विंशतिर्थ वेदे, यानी ऋग्वेद की रचना करने में 24 ऋषिकाएं का योगदान है। कितना ऋषिका का योगदान है? 24 ऋषिका का योगदान है। और अथर्ववेद, यहाँ पे क्या बताया? अथर्ववेद में पंच ऋषिकाएं, अथर्ववेद में पंच ऋषिका का योगदान है। और उस पांचों ऋषिका का नाम क्या है? यामी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी और वागाम्भृणी इत्यादि। यहाँ पे भी इनके अर्थ यहाँ पे लिखे गए हैं कि ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 ऋषिकाएं, ऋषि पत्नियों की उल्लेखित है। ऋग्वेद में 24 ऋषिकाएं और अथर्ववेद में 5 ऋषि पत्नियों का उल्लेखित है। और वो पांचों ऋषि कौन कौन है? यामी, अपला, उर्वशी, इंद्राणी, वागाम्भृणी आदि हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे लिखा गया है बृहदारण्यकोपनिषद याज्ञवल्क्यस्य पत्नी मैत्रेयी दर्शनी करुचिमिति वर्णिता च याम याज्ञवल्क्यस्य आत्मतत्व शिक्षयति। यानी बोला गया बृहदारण्यकोपनिषद में, किस उपनिषद में? बृहदारण्यकोपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी जो थी ना, मैत्रेयी, क्या नाम था? मैत्रेयी। फिर से आप इसको हिंदी में देखेंगे, यहाँ पे बताया गया है बृहदारण्यकोपनिषद में याज्ञवल्क्य की जो पत्नी थी उसका नाम क्या था? मैत्रेयी है। उसको वो मैत्रेयी दार्शनिक रूप में वर्णित की गई है। यानी उसको आत्म तत्व की शिक्षा दी गई। किसकी शिक्षा दी गई थी? जिनको याज्ञवल्क्य जी ने आत्म तत्व की शिक्षा दी थी। आप फिर से समझेंगे, बृहदारण्यकोपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी जो मैत्रेयी थी वो दार्शनिक थी। क्या थे?
दार्शनिक रूप में वर्णित थी और उनको याज्ञवल्क्य ने, उनके पति याज्ञवल्क्य ने किसकी शिक्षा दी थी? आत्म तत्व की शिक्षा दी थी। आपसे पूछा जाएगा कि मैत्रेयी के पति का नाम क्या था? तो याज्ञवल्क्य था। और इन्होंने अपने पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा दी थी? आत्म तत्व की शिक्षा दी थी। किसकी शिक्षा दी थी? आत्म तत्व की शिक्षा दी थी। हम आगे देखेंगे, आगे लिखा है जनकस्य सभायां शास्त्रार्थ कुशला गार्गी वचना कवि तिष्ठते सम महाभारते पे जीवन प्रयत्नम वेदांतनुशीलम प्राय सुलभा वर्णन लाभन्ते। और इसका अर्थ हम दिखा के आपको समझा रहे हैं। यहाँ पे बताया गया है जनक की सभा में शास्त्रार्थ, जनक के सभा में जो शास्त्रार्थ कुशल गार्गी नामक के विदुषी रहते थे। यानी सिंपल से समझे, जनक के सभा में एक है ना विदुषी, विदुषी का मतलब क्या होता है? विद्वान, जो स्त्रियों में विद्वान हो उसे विदुषी कहते हैं। स्त्रियों में विद्वान हो उसे क्या कहते हैं? विदुषी कहते हैं। यहाँ याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा विदुषी का अर्थ क्या होता है? जो स्त्रियों में विद्वान रहता है उसे विदुषी कहते हैं, जो पुरुषों में विद्वान रहता है उसे विद्वान कहते हैं। वही जनक के सभा में एक शास्त्रार्थ कुशल गार्गी नामक विदुषी रहते थे। किस नामक विदुषी रहते थे? गार्गी नामक विदुषी। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा जनक के सभा में शास्त्रार्थ कुशलार्थी कौन, कुशलार्थी विदुषी कौन थी? तो उसका नाम क्या हो जाएगा? गार्गी हो जाएगा। और बोला गया है महाभारत में भी जीवन प्रयत्न वेदांत अध्ययन में ऋषियां स्त्रियां रही है, यह बात आसानी से वर्णित मिलता है। यानी कहने वाला महाभारत में भी जीवन प्रयत्न में, यानी जीवन प्रयत्नों की बात कर लेते हैं कि जीवन जीने में, व्यतीत करने में या उनकी अध्ययन में, वेदांत के अध्ययन में, जीवन पूरे संपूर्ण जीवन में वेदांत का जो अध्ययन करते हैं उसमें स्त्रियों का भी योगदान रहा है। और यह बात आसानी से वर्णन में मिलता है। किसमें वर्णन में मिलता है? महाभारत में वर्णन में मिलता है। हम अब आगे देखेंगे, लिखा गया है लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायेण चत्वारि शतकवित्रीयाणां सार्धशतम पद्यानि स्फुटेन रूपेण स्ततो लाभन्ते। यानी बोला गया है लौकिक संस्कृत साहित्य में प्राय 40 कवित्रियों में का 150 पढ़े 150 स्पष्ट रूप से जहां तहां प्राप्त होता है। यानी कहने वाला है लौकिक संस्कृत साहित्य में प्राय 40 कवियों का, 40 कवित्रियों का है ना 150 स्पष्ट रूप से प्राप्त हुआ। यानी कहने वाला 150 जो है ना वो पद, 150 पद यहाँ पे लिखा गया है। पद क्या लिखा गया है? फिर से देखिएगा आप, यहाँ पे बताया गया पद है ना। तो यहाँ पे बता रहे फिर से कि लौकिक संस्कृत साहित्य में प्राय 40 कवित्रियों का 150 पद स्फुट रूप से, यानी टूटा फूटा रूप से पद जहां तहां प्राप्त हुआ है। किसमें प्राप्त हुआ है? लौकिक साहित्य के संस्कृत में 40 कवित्रियों का टूटा फूटा जो पद था स्फुट रूप यानी छोटा रूप से, सूक्ष्म रूप से जो पद जो वर्णित किए गए हैं वो जहां तहां प्राप्त हुआ है। और बोला गया है तासु विजयंका प्रथम कल्पा वर्तते। और इन 40 कवित्रियों में, इन 40 कवित्रियों में प्रथम कल्पा जो थी वो क्या कौन थी? विजयांका। वो कौन थी? विजयांका थी। देखिए यहाँ पे वर्णित किया गया विजयांका। यह विजयांका जो था 40 कवित्रियों में प्रथम कल्पा थी। वह श्याम वर्ण की थी। पूछा जाए विजयांका किस वर्ण की थी? तो श्याम वर्ण की थी। यह इस पद से स्पष्ट होता है, यह जो है इसी पद से स्पष्ट होता है कि प्रथम कल्पा जो थी विजयांका वह श्याम वर्ण की थी। हम अब आगे बढ़ेंगे। आगे में बताया गया है नीलोत्पलदल श्यामं विजयांकां जनता वृथैव दंडिना प्रोक्ता सर्वशुक्ला सरस्वती। कहने का मतलब है नीलोत्पलदल श्यामम, इसका अर्थ क्या होता है? नीले कमल के समान श्याम वर्ण की विजयांका को ना जानते हुए सरस्वती को सर्वशुक्ला सरस्वती दांडी के द्वारा व्यर्थ ही कहा गया है। यानी दांडी जो थी ना, दांडी लेखिका थी, ये दांडी जो लेखिका थी ना वो विजयांका को, किसको? विजयांका को सर्वशुक्ला सरस्वती कहा। क्या कहा?
सर्वशुक्ला सरस्वती कहा। और क्यों कहा? क्योंकि वह श्वेत वर्ण के समान थी और यहाँ पे नील कमल के समान। विजयांका जो थी ना वो नील कमल के समान थी और श्याम वर्ण की थी। क्या किस वर्ण की थी? श्याम वर्ण की थी। इसलिए विजयांका को दांडी ने, है ना, किसने? दांडी ने सरस्वती को सर्वशुक्ला सरस्वती कहा। यानी विजयांका को सरस्वती रूप से, काल्पनिक रूप से सरस्वती माना और उसको सर्वशुक्ला सरस्वती कहा। हम अब आगे देखेंगे। आगे लिखा गया है तस्या काला अष्टम शतक मित्यानुमीयते चालुक्य वंशीय चंद्रादित्यस्य रागी विजय भट्टारिकेव विजयांका इति मन्यते। कहने का मतलब है, यहाँ पे आप अर्थ देखिएगा, उसमें बताया गया है उनका जो समय था, यानी विजयांका का जो समय था वो 8वीं शताब्दी था। कौन शताब्दी? 8वीं शताब्दी। आपसे पूछा जाएगा 8वीं शताब्दी की प्रसिद्ध लेखिका कौन थी? तो विजयांका थी। कौन थी? विजयांका थी। और वह उसमें बताया गया 8वीं शताब्दी में अनुमानित किया जाता है कि अनेक विद्वानों को मानना है कि चालुक्य वंश के जो राजा चंद्रदित्य की जो रानी थी, 8वीं शताब्दी में अनेकों विद्वान का मानना था कि चालुक्य वंश के जो राजा चंद्रदित्य थे ना, उनकी जो रानी थी उसका नाम था विजय भट्टारिका। क्या नाम था? विजय भट्टारिका। वो विजयांका को बहुत मानते थे। वो विजयांका को क्या करते थे? बहुत ही मानते। सॉरी, विजय भट्टारिका ही विजयांका है। क्या बताया गया है? चालुक्य वंश की जो रानी थी, चालुक्य वंश की जो रानी थी जिसका नाम था विजय भट्टारिका, उसी को हम विजयांका कहा है। फिर आगे बताया गया है, आगे क्या गया है बताया, देखेंगे। किंच शीला भट्टारिका देवकुमारिका राम भद्राम्बा प्रभृतयो दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका सब स्फुट पदेन प्रसिद्ध। और बोला है किंतु, किंच मतलब किंतु, यहाँ पे देखेगा किंच मतलब होता है कुछ, किंच मतलब क्या होता है? कुछ। कुछ और शीला भट्टारिका, देवकुमारिका, राम भद्राम्बा आदि दक्षिण भारत की प्रसिद्ध संस्कृत लेखिकाओं की कविताएं प्रसिद्ध थी। और बोला गया यह जो विजय भट्टारिका था, जिसे हम विजयांका कहे हैं, वो कुछ और उसके अलावा, विजय भट्टारिका के अलावा यानी कुछ और लेखिका जैसे शीला भट्टारिका, देवकुमारिका, राम भद्राम्बा और ये आदि जो थी ना दक्षिण भारत की, ये कविताओं में प्रसिद्ध थी। किसमें प्रसिद्ध थी? कविताओं में प्रसिद्ध थी। पुनः एक बार समझेंगे। 8वीं शताब्दी की जो एक लेखिका है, 8वीं शताब्दी की जो लेखिका थी वो विजय भट्टारिका थी। क्या थी? विजय भट्टारिका। ये किसकी रानी थी? चालुक्य वंश की रानी थी, जिसका नाम क्या था? चंद्रदित्य। क्या नाम था? चंद्रदित्य। पूछा जाएगा विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? तो चंद्रदित्य की पत्नी थी। और विजय भट्टारिका को ही विजयांका कहा गया। विजय भट्टारिका को ही विजयांका कहा गया। इसके अलावा भी कुछ और लेखिका थी जैसे शीला भट्टारिका, देवकुमारिका, राम भद्राम्बा आदि दक्षिण भारत की जो प्रसिद्ध लेखिका थी वो कविता में प्रसिद्ध थी। किसके लिए प्रसिद्ध थी? कविता के लिए प्रसिद्ध थी। अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे बताया गया विजयनगरस्य नरेशा संस्कृत भाषा संरक्षणम कृत प्रयास आशिन्यति विदित मेव। यानी इसका अर्थ यह बताया गया है कि विजयनगर का जो राजा था, कौन नगर का? विजयनगर का जो राजा था वो संस्कृत भाषा की रक्षा के लिए, संस्कृत भाषा की रक्षा के लिए जितना प्रयास किया वह ज्ञात ही है। यानी हमें पता है उन्होंने, विजयनगर का जो राजा था वह संस्कृत की रक्षा के लिए, संस्कृत भाषा की रक्षा के लिए बहुत अधिक प्रयास किए थे। अब आगे लिखा गया है तेषामन्तः पुरेपि संस्कृत रचना कुशला राज्ञो भवना। और यहाँ पे बताया गया है कि उन्होंने, उनके द्वारा उनके है ना, उनके अंतःपुरम में संस्कृत के कुशल रचनाकार हुए थे। यानी उनके अंतःपुरम में, यानी उनके राज्य में, है ना, संस्कृत के कुशल रचनाकार हुए। किसके राज्य में? विजयनगर के राजा के राज्य में, अंतः में, विजयनगर के राजा के राज्य में संस्कृत के कुशल रचनाकार हुए। और इसमें बताया गया है
कंपन रायस्य चतुर्शतकम, यानी कंपन राय की बात की गई। कंपन राय एक राजा का नाम था। कंपन रायस्य चतुर्शतकम रागी गंगा देवी मधुरा विजयम इति महाकाव्ये स्व अश्मिर स्वामिनो मधुरे विजय घटना स्मृत वर्तते घटनामाश्रित्य रचयत तत्रालंकाराणाम सन्निवेशे अवार्जको वर्तते। यानी इसका अर्थ क्या है बताया गया, देखेंगे यहाँ पे बताया गया है कि कंपन 14वीं शताब्दी में, किस शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में कंपन राय की जो रानी थी उसका नाम था गंगा देवी। क्या नाम था? गंगा देवी। फिर से आपसे पूछा जाएगा कि 14वीं शताब्दी में कंपन राय की जो रानी थी गंगा देवी, उन्होंने मधुरा विजय नामक, किस नामक, मधुरा विजय नामक काव्य की रचना की थी। मधुरा विजय नामक काव्य की रचना की थी। आपसे पूछा जाएगा गंगा देवी किस शताब्दी की लेखिका है, तो क्या बोलिएगा? 14वीं शताब्दी की लेखिका है। और गंगा देवी के पति का नाम क्या था? कंपन राय। क्या नाम है? कंपन राय। फिर आगे लिखा है मधुरा विजय नामक महाकाव्य की जो रचना की थी उसमें लिखा है अपने स्वामी विजय घटना के आश्रय में रचना की। उसमें अलंकारों की, यहाँ पे होना चाहिए अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। यानी उन्होंने अपने जो स्वामी थे ना, जिसका नाम क्या बताए थे? कंपन राय, उन्होंने जो युद्ध करने गया था उसके विजय की घटना का बारे में वर्णन किया है। यानी कहने का मतलब है मधुरा विजय में, किसमें? मधुरा विजय में गंगा देवी ने अपने पति का, यानी अपने स्वामी का विजय की घटना का वर्णन किया है और इसमें अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया गया है। अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे बताया गया है तस्मिन्नेव राज्ये षोडश शतके शासन कुर्वत अच्युतरायस्य राज्ञी त्रुमलाम्बा वरदाम्बिका प्रिणे नामक प्रौढ़ चंपूक काव्य रचत। तत्र संस्कृत गद्यस्य छठा समस्तावली ललित पद विन्यासेन चतीव शोभते। संस्कृत साहित्य प्रयुक्तम दीर्घतम समस्त पदम पे तत्रैव लाभन्ते। यानी इसका हम अर्थ को कवर करेंगे, अर्थ को देखेंगे। इसमें बताया गया उनके ही राज्य में 16वीं शताब्दी में गंगा देवी की बात की गई है और उसके जो राजा जो थे कंपन राय, उसकी बात की है। उनके ही राज्य में गंगा देवी कंपन राय के ही राज्य में 16वीं शताब्दी में राज्य करते हुए, उसके बाद कंपन राय के बाद, वो 14वीं शताब्दी में, ये 16वीं शताब्दी में, उसके राज्य के बाद अच्युत राय की रानी, कौन सा? अच्युत राय की रानी, ये भी एक राजा थे, की रानी जो थी उसका नाम था तिरुमलाम्बा। क्या नाम था? तिरुमलाम्बा। पूछा आपसे अच्युत राय की रानी का क्या नाम है, तो क्या बोलेंगे? तिरुमलाम्बा था। और उन्होंने बताया है कि वरदाम्बिका परिणय नामक, किस नामक? वरदाम्बिका परिणय नामक विशाल चंपक काव्य की रचना की थी। आपसे पूछा जाएगा कि वरदाम्बिका परिणय नामक चंपक काव्य की रचना किसने की थी, तो तिरुमलाम्बा ने। अब तिरुमलाम्बा किसकी पत्नी थी, तो अच्युत राय की पत्नी थी, यानी रानी थी। क्या थी? रानी थी। और उसमें बताया गया उसमें संस्कृत की गद्य की छठा तथा सुंदर पद विन्यास अति रमणीय है। संस्कृत साहित्य में लंबे समय तक पद का प्रयोग उसी में ही किया था। यानी कहने मतलब संस्कृत साहित्य का गद्य की छठावली का सुंदर पद में उसका वर्णन किया गया है संस्कृत साहित्य में, और लंबे समय तक इसका प्रयोग किया गया है। और हम यहाँ पे आपको पुनः हम जो क्वेश्चन बनने वाले हैं उनको पुनः कवर करवा रहे हैं। आपसे पूछा जाएगा कि तिरुमलाम्बा किस काल की या किस शताब्दी की लेखिका थी, तो 16वीं शताब्दी की। तिरुमलाम्बा के पति का नाम क्या था? अच्युत राय था। और यहाँ पे पूछा जाएगा कि तिरुमलाम्बा ने किस काव्य की रचना की थी, तो चंपूक काव्य की रचना की थी। और इसमें गद्य और पद दोनों सुंदर रूप से वर्णित थे। और संस्कृत साहित्य में यह लंबे समय तक है ना, इसका पद का प्रयोग हुआ। अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे लिखा गया है आधुनिक काले संस्कृत लेखिकासु पंडित क्षमाराव नामधेय विदुषी अति प्रसिद्ध है। यानी कहने का मतलब है आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकाओं में पंडित क्षमाराव नामक
की विदुषी बहुत ही प्रसिद्ध थी। यानी आधुनिक काल में है ना, आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकाओं में एक लेखिका बहुत ही प्रसिद्ध थी जिसका नाम था पंडिता क्षमा राव। यहाँ पे पंडिता होना चाहिए, क्या बन जाए, पंडिता क्षमा राव था। और वह विदुषी थी, वह विदुषी बहुत ही प्रसिद्ध थी। वही विदुषी का मतलब क्या होता है, महिलाओं में जो विद्वान होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, विदुषी कहते हैं। वो विदुषी क्या थी, बहुत ही प्रसिद्ध थी। और आगे बताया गया है, तया स्वपितो शंकर पांडुरंग पंडितस्य महतो विषय विदुषी जीवन चरित्रम शंकर चरित्रम इति रचितम। यानी उनके जो पिता थे, उनके पिता जो थे वो पंडित शंकर पांडुरंग की महानता विद्वता जीवन चरित्र है ना पर शंकर चित्रम की रचना की थी। सिंपल सा और साफ भाषा में समझे तो कहने का मतलब है यहाँ पे जो पंडिता क्षमा राव की बात की गई है, किसकी, पंडिता क्षमा राव की बात की है, वो तो बहुत ही विद्वान थी। उन्होंने अपने पिता के महानता के बारे में है ना, उनके जीवन चरित्र के बारे में एक पुस्तक की रचना की थी, एक काव्य की रचना की थी जिसका नाम क्या है, शंकर चरित्रम। क्या बोले, शंकर चरित्रम। यहाँ पे त्र होगा, शंकर चरित्रम। आप यहाँ सब सही कर लीजिएगा, शंकर चरित्रम किस प्रकार होगा देख लेते हैं। शंकर चरित्रम, चो रहर्षि का त्र मो, चरित्रम हो जाएंगे, ठीक है। शंकर चरित्रम की रचना की थी। आपसे पुनः इसमें बता रहे हैं कि संस्कृत साहित्य पंडिता क्षमा राव किसकी रचना की थी, तो शंकर चरित्रम की रचना की थी। इसमें किसका वर्णन है, तो पंडिता क्षमा राव के पिता शंकर पांडुरंग का वर्णन किया गया। इसके शंकर पांडुरंग के जीवन चरित्र के बारे में वर्णन किया गया है। अब हम आगे देखेंगे, आगे लिखा है, गांधी दर्शन प्रभाविता सा सत्याग्रह गीता मीरा लहरी कथा मुक्तावली विचित्र परिषद यात्रा ग्राम ज्योति इत्यादि अनेकान पद्य ग्रंथान प्रणीतवती। वर्तमान काले लेखनत्रासु कवित्रीषु पुष्पा दीक्षिता वनमाला भावलकर मिथिलेश कुमारी मिश्र प्रभृत्योनुदिनम संस्कृत साहित्य पुरियंते। यानी कहने का मतलब है कि इन्होंने पंडिता जो क्षमा राव जो था वो गांधी दर्शन से प्रभावित होकर, किसे प्रभावित होकर, गांधी दर्शन से प्रभावित होकर उन्होंने सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि अनेक गद्य पद की रचना की थी। आपसे पुनः हम बता रहे हैं कि ये जो पंडिता क्षमा राव थी ना, उन्होंने गांधी दर्शन यानी गांधी जी से के साथ जब दर्शन हुआ तो उन्होंने उससे प्रेरित होकर, उससे प्रभावित होकर उन्होंने बहुत सारे गद और पद की रचना की थी। तो गद पद में कौन कौन आए हैं देखते हैं, सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि अनेक गद पद की रचना की थी। आपसे पूछा जाएगा सत्याग्रह गीता की रचना किसने की थी, तो पंडिता क्षमा राव ने की थी। मीरा लहरी का और मुक्तावली का, यहाँ पे आधा क होगा, मुक्तावली का किसने रचना की थी, पंडिता क्षमा राव ने। और आगे बताया गया है, इस समय यानी वर्तमान समय की बात की गई है, इस समय लेखन कार्य में संकलन कवित्रियों में पुष्पा दीक्षित, बनमाला भावलकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र आदि आए दिन संस्कृत साहित्य को पूरा किया। आए दिन यानी अभी के समय में, वर्तमान समय में संस्कृत साहित्य को पूरा करने में पुष्पा दीक्षित, बनमाला भावलकर और मिथिलेश कुमारी मिश्र का योगदान रहा है। यहाँ पे हमारा अध्याय होता है समाप्त। अब हम चलते हैं वास्तुनिष्ठ प्रश्न की ओर, जो एग्जाम में 1 मार्क्स के पूछे जाते हैं और इसे हम पॉइंट वाइज, हर एक पॉइंट वाइज कवर किए हैं जिससे आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूट ना पाए। तो चलते हैं हम ऑब्जेक्टिव की ओर। सबसे पहला हमारा जो ऑब्जेक्टिव है यहाँ से बनेगा, समाज की गाड़ी पुरुष व स्त्री की सहायता से चलती है, पुरुष और स्त्री की सहायता से चलती है। यहाँ पे ये नहीं होंगे, ठीक है। फिर से आप देखेंगे, आपसे पूछा जाएगा समाज की जो गाड़ी होती है पुरुष व स्त्री दोनों की सहायता से चलती है।
आप यहाँ पे लिखिएगा समाज की गाड़ी पुरुष व स्त्री की सहायता से चलती है। तो आपसे पूछा जाए समाज की गाड़ी किससे चलती है, तो हम बोलेंगे पुरुष और स्त्री दोनों की सहायता से चलती है। नेक्स्ट लिखा है साहित्य में दोनों का समान महत्व है। पूछा जाएगा साहित्य में किन दोनों का समान महत्व है, तो पुरुष व स्त्री का दोनों समान महत्व है। नेक्स्ट लिखा है वैदिक युग के मंत्रों के निर्माण में, वैदिक युग के मंत्रों के निर्माण में ऋषि के साथ साथ, किसके साथ साथ, ऋषि के साथ साथ ऋषिकाओं का भी योगदान, क्या यहाँ होगा, यहाँ पे योद्धा नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ ये होगा योगदान। तो वैदिक युग के मंत्रों के निर्माण में ऋषि के साथ साथ ऋषिकाओं का भी योगदान है। अब आगे बताएंगे ऋग्वेद में 24 ऋषिकाएं का वर्णन मिला है। ऋग्वेद में कितनी ऋषिका का वर्णन मिला है, 24 ऋषिका का वर्णन मिला है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे अथर्ववेद में 5 ऋषिकाएं का वर्णन है। ऋग्वेद में 24 ऋषिकाएं का वर्णन है और अथर्ववेद में 5 ऋषिकाएं का वर्णन मिला है। और वो 5 ऋषिका क्या क्या है, यामी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वगंभृणी इत्यादि है। ये सारे के सारे किसकी है, अथर्ववेद की ऋषिकाएं का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट बताया गया बृहदारण्यक उपनिषद में, किस उपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी को आत्म तत्व की शिक्षा दी थी। आपसे पूछा जाएगा कि बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य ने अपने पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा दी थी, तो आत्म तत्व की शिक्षा दी थी। किसकी शिक्षा दी थी, आत्म तत्व की शिक्षा दी थी। अब नेक्स्ट है जनक के सभा में शास्त्रार्थ कुशलार्थी थी जिसका नाम क्या था, गार्गी। जनक के सभा में एक शास्त्रार्थ कुशलार्थी थी जिसका नाम क्या था, गार्गी था। ये एग्जाम में 1 नंबर में पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, हम आगे कवर करेंगे। आगे लिखा गया है लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रथम कल्पा, यहाँ पे क्या हुआ, प्रथम कल्पा कौन थी, तो विजयांका थी। कौन थी, विजयांका थी। विजयांका को ही कहा गया है, लौकिक संस्कृत साहित्य की प्रथम कल्पा किसे कहा गया है, तो विजयांका को कहा गया है। यह किस शताब्दी की थी, 14वीं शताब्दी की थी। नेक्स्ट बोला गया है यह श्याम वर्ण की भी थी, इसको आप हम पढ़ा चुके हैं ऊपर में। विजयांका किस वर्ण की थी, श्याम वर्ण की थी। आगे बताया गया विजयांका को दांडी ने, यहाँ पे क्या होगा, ने, फिर से देखेंगे विजयांका को दांडी ने, यहाँ पे क्या होगा, ने, विजयांका को दांडी ने सर्व शुक्ला सरस्वती कहा क्योंकि वह जन नील कमल के समान, किसके समान, नील कमल के समान कोमल और श्याम वर्ण की थी। किसके समान थे, नील कमल के समान कोमल और श्याम वर्ण की थी, इसलिए विजयांका को दांडी ने सर्व शुक्ला सरस्वती कहा। अब नेक्स्ट है चालुक्य वंश की जो रानी विजय भट्टारिका को ही सॉरी यहाँ पे गलत हो गया है, चालुक्य वंश की जो रानी विजय भट्टारिका, यहाँ पे होगा को ही विजयांका कहा गया। विजयांका कहा गया, आप नोट करिएगा यहाँ पे चालुक्य वंश की रानी विजय भट्टारिका को ही विजयांका कहा गया। चालुक्य वंश की रानी जो थी विजय भट्टारिका, उसी को विजय भट्टारिका को ही विजयांका कहा गया। आप फिर से आप इसको अच्छे से लिखिएगा कि चालुक्य वंश की जो रानी थी विजय भट्टारिका को ही विजयांका कहा गया। आशा आप इसे समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा गया है शिला भट्टारिका, देवकुमारिका, रामभद्राम्बा ये दक्षिण भारत की लेखिका थी। ये जो सारे लेखिका है और विजय भट्टारिका भी दक्षिण भारत की ही लेखिका थी। आपसे पूछा जाए दक्षिण भारत की कौन कौन सी लेखिका है, तो आप बोलिएगा शिला भट्टारिका, देवकुमारिका, रामभद्राम्बा और विजयांका, ये सारे के सारे दक्षिण भारत की लेखिकाएं हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे बताया गया कंपन राय की जो रानी थी वो कौन थी, गंगा देवी। कौन थी, गंगा देवी, जो मधुरा विजयम काव्य की रचना की थी। किसकी रचना की थी,
मथुरा विजय नामक काव्य की रचना की थी, जिसमें विजयनगर की घटनाओं का वर्णन है। अब हम आगे बढ़ेंगे। लिखा गया है, अच्युत राय की रानी जो थी तिरुमलांबा, उन्होंने वरदाम्बिका परिणय में, किसमें, वरदाम्बिका परिणय में, यहाँ पे वरदाम्बिका होगा ब, वरदाम्बिका परिणय में प्रौढ़ चंपक काव्य की रचना की थी। आपसे पूछा जाएगा चंपक काव्य की रचना किसने की थी, तो वो तिरुमलांबा ने की थी। किसने की थी, तिरुमलांबा ने। अब हम आगे बढ़ेंगे। अच्छी, ये तिरुमलांबा की बात करें किस शताब्दी की थी, 16वीं शताब्दी की थी। अब आगे है, आधुनिक काल की लेखिका कौन थी, तो पंडिता छमाराव। आपसे पूछा जाएगा आधुनिक काल की लेखिका कौन थी, पंडिता छमाराव, जो शंकर पांडुरंग पंडित के जीवन चरित्र का वर्णन शंकर चित्रम में किया था। अब आपसे पूछा जाए पंडिता छमाराव के पिता कौन थे, शंकर पांडुरंग पंडित थे, और इन्होंने पांडुरंग पंडित के जीवन चरित्र के बारे में शंकर चित्रम में रचना की थी। अब हम आगे बढ़ेंगे। लिखा गया, पंडिता छमाराव गांधी दर्शन से प्रभावित होकर सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति आदि अनेक गद्य पद की रचना की थी। यानी कहने वाला पंडिता छमाराव जो था वो गांधी दर्शन से प्रभावित होकर बहुत सारे गद्य पद की रचना की थी, जिसमें सत्याग्रह गीता है, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा और ग्राम ज्योति आदि हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे बताया गया है, वर्तमान संस्कृत को पूर्ण करने का योगदान किन किन लेखिकाओं का है, तो वनमाला भावलकर और मिथिलेश कुमारी। यहाँ पे कुछ गलती हो गया है, इसे आप नोट डाउन करिएगा। यहाँ पे होना चाहिए वर्तमान संस्कृत को पूरा करने का योगदान वनमाला भावलकर, और यहाँ पे मिथिलेश कुमारी मिश्र होगा। क्या होगा, वनमाला भावलकर और यहाँ पे मिथिलेश कुमारी मिश्र, मिथिलेश कुमारी मिश्र। अब यहाँ पे आप सुनिएगा, वर्तमान संस्कृत को पूर्ण करने का योगदान किन किन को रहा है, तो वनमाला भावलकर और मिथिलेश कुमारी मिश्र को रहा है। यहाँ पे हमारा संपूर्ण ऑब्जेक्टिव समाप्त हो गया है। अब हम चलते हैं सब्जेक्टिविटी, और सब्जेक्टिव में सबसे मस्ट और पहला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही बार पूछा गया है, इसे भी वीआई कर लीजिएगा, ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा विजयांका को सरशुक्ला सरस्वती क्यों कहा गया, तो आप आंसर दीजिएगा। यहाँ पे आपसे ये भी पूछा जाएगा विजयांका को सरशुक्ला सरस्वती क्यों कहा गया, या तो आपसे यहाँ प्रश्न दूसरे तरह से पूछा जाएगा, दांडी ने, क्या बोलेंगे, दांडी ने आपसे पूछा जाएगा दांडी ने विजयांका को सरशुक्ला सरस्वती क्यों कहा, तो आप आंसर दीजिएगा। दांडी ने विजयांका को सरशुक्ला सरस्वती इसलिए कहा क्योंकि वो श्याम वर्ण की थी और वह नीलकमल की पंखुड़ियों के समान कोमल थी, लेकिन उनकी कीर्तियां ज्योतिर्मय थी, जिसके कारण लौकिक संस्कृत साहित्य में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। तो यानी दांडी ने विजयांका को सरशुक्ला सरस्वती इसलिए क्या कहा, क्योंकि वह श्याम वर्ण की थी, वह नीलकमल के समान कोमल थी, लेकिन उनकी जो कीर्तियां थी वो क्या थी, ज्योतिर्मय थी, इसलिए उसका योगदान बहुत संस्कृत साहित्य में बहुत बड़ा रहा। दूसरा क्वेश्चन है, संस्कृत साहित्य में पंडिता छमाराव के योगदान का वर्णन करें। ये भी बहुत ही बार पूछा गया है, ये भी बहुत ही वीवीआई है, इसे भी नोट डाउन करिएगा। लिखा गया है, संस्कृत साहित्य में पंडिता छमाराव अपने पिता पांडुरंग पंडित के जीवन चरित्र का वर्णन संस्कृत शंकर चरित्रम में की थी, तथा वे गांधी दर्शन से प्रभावित होकर सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति आदि गद्य, यहाँ पे क्या हो जाएगा, गद्य पद की रचना की। यानी संस्कृत साहित्य लेखिका है ना, सॉरी, पंडिता छमाराव के योगदान की बात कर ले रहे हैं। तो पंडिता छमाराव का योगदान क्या था, उन्होंने अपने पिता शंकर पांडुरंग के जीवन चरित्र के बारे में वर्णन किया था,
और तथा वह गांधी दर्शन से प्रभावित होकर बहुत सारे गद्य पद की रचना की थी, जिसमें सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली और विजय प्रतिशत यात्रा, ग्राम ज्योति आदि का वर्णन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक काल के किन्हीं 3 लेखिकाओं का नाम लिखे। तो आधुनिक काल के 3 लेखिका कौन कौन है वो हम देखेंगे। पंडिता छमाराव है, पुष्पा दीक्षिता है, वनमाला भावलकर है और यहाँ पे मिथिलेश कुमारी, यानी 4 लेखिका का नाम बता दिए। आपसे एग्जाम में 3 ही पूछा जाएगा, तो आप पंडिता छमाराव को हटा के पुष्पा दीक्षिता, वनमाला भावलकर और मिथिलेश कुमारी या चारों में से किसी 3 को लिख लेंगे हम, और यहाँ 3 को लिख लेंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है, संस्कृत साहित्य के संवर्धन में विजयनगर राज्य के योगदान का वर्णन करें। तो यहाँ बताया गया है संस्कृत साहित्य के संरक्षण में विजयनगर के योगदान क्या रहा है, ये प्रश्न किया गया। इसका आंसर हम इस प्रकार देंगे कि विजयनगर के जो राजा थे, विजयनगर के जो राजा हैं, संस्कृत साहित्य के संवर्धन के लिए अनेकों प्रयास किए। उनके काल की रानियां जैसे कंपन राय की रानी गंगा देवी तथा अच्युत राय की रानी तिरुमलांबा उनके काल में प्रसिद्ध थी, यानी विजयनगर के काल में यह प्रसिद्ध थी। इन दोनों रानियों की रचना संस्कृत साहित्य के संवर्धन में महत्वपूर्ण रहा। अब आपसे समझिए फिर से कि दो जो रानी थी तिरुमलांबा और गंगा देवी, ये दोनों है ना विजयनगर राज्य के संवर्धन में इनका बहुत ही ज्यादा योगदान रहा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, दक्षिण भारत के किन्हीं 3 लेखिका का नाम बताने। तो दक्षिण भारत की किन्हीं 3 लेखिका कौन कौन थी, तो हम देखेंगे शिला भट्टारिका, देव कुमारिका और रंभद्रांबा। ये तीनों को तीनों दक्षिण भारत की लेखिकाएं थी। अब नेक्स्ट देखेंगे, अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन, हमारे यहाँ पे संपूर्ण चैप्टर समाप्त हो गया है और आप यहाँ तक बने रहने के लिए आपको थैंक्स। और आपका आज का होमवर्क है जो आप कमेंट बॉक्स में देंगे। आप इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया गया था 3रा चैप्टर आलस कथा, उससे यह प्रश्न है और उससे यह प्रश्न है कि आलस कथा पाठ में कितने आलसी थे। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें, जिससे हमें भी लगेगा आप हमारे वीडियो को अच्छे तरीके से देखते हैं और आप इसके लिए बहुत ही सक्षम है और आपका भी एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा, हम ऐसा उम्मीद करेंगे। और दूसरा क्वेश्चन ये है, बृहस्पति कहाँ का मंत्री था। ये दोनों का दोनों आलस कथा पाठ का है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो चलते हैं, धन्यवाद। और हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगला वीडियो जो है बनेंगे वो 5वां चैप्टर संस्कृत का भारत महिमा पाठ के ऊपर बनेंगे। तो चलते हैं, धन्यवाद।